Good morning, children. Welcome back in your history class, and I hope you're fit and fine. Before going to our next topic, let's have a quick revision of the points whatever we have discussed earlier in our lecture. Children, we have discussed about the formation of Swaraj Party, and also we have discussed about the disillusionment prevailed within the Congress, and also we have discussed about the objectives of the Swaraj Party. Along with these points, we have also discussed about the Simon Commission arrived in 1928 in India, and we have discussed how it was greeted by the Indian people and how the way of protesting. We have also discussed about what was the impact of Simon Commission on India as well as on Indian people. We have also discussed about the reactions of the British government of this protest by the Indian people of the Simon Commission and what British government did. And also we have discussed along with these points about the recommendation of the Simon Commission, recommendation of the Simon Commission, and also we have discussed a fact that on December 1929 at Lahore session, Congress along with its radical leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they held a meeting at Lahore session, and where they declared that on 26 January 1930 the day would be celebrated as the Independence Day, and the people would take oath for their struggle for independence on that day. But very little, unfortunately, this celebration attracted very little attention. And then at that time, we have also to discuss that at that time, Gandhi ji was thinking, then he began to think that to attain, and that he decided to relate these abstract ideas of Swaraj or freedom to the daily issues of the common people or masses. So all these points we have discussed in our earlier lecture. बच्चों, हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि स्वराज पार्टी का जो है गठन और कांग्रेस में निराशा के कारण के बारे में पढ़ा हमने, और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि हमने साथ ही साथ जो है वो स्वराज पार्टी के उद्देश्यों के बारे में भी पढ़ा हमने, और साथ ही हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, जो कि भारत में जिसका आगमन 1928 में हुआ था, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि साइमन कमीशन का किस तरीके से भारत के लोगों ने स्वागत किया, इसका क्या प्रभाव रहा भारत के लोगों पर और भारत पर, और किस तरीके से लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया, किस मेथड से प्रोटेस्ट किया और क्या उनकी मांगे थी। और दूसरी चीज़ हमने ये भी पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या रिएक्शंस थे, उनकी इस बारे में क्या राय थी, उनकी क्या विचारधारा थी, हमने इसके बारे में भी पढ़ा। और फिर बाद में उसको सप्रेस करने के लिए, साइमन कमीशन को इस प्रोटेस्ट को सप्रेस या दमन करने के लिए, इसको शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हमने इसके बारे में भी पढ़ा। साथ में हमने साइमन कमीशन की सिफारिशों के बारे में भी पढ़ा, और हमने एक रियलिटी, एक फैक्ट के बारे में, एक वास्तविकता के बारे में, एक वास्तविक घटना के, एक वास्तविक घोषणा के बारे में पढ़ा, जिसमें था कि 1929 यानी दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कुछ उग्रवादी नेता कांग्रेस के, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने एक घोषणा कर दी। इन्होंने अपना लक्ष्य जो है वो स्वराज से पूर्ण स्वराज कर दिया, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी देयर गोल वाज चेंज फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज हो गया, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्होंने कर दिया। और ये साथ में घोषणा भी कर दी कि 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और लोग उस दिन जो है अपने संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की जो है वो शपथ लेंगे। तो लेकिन ये दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि बहुत कम लोगों का ध्यान इस उत्सव पे गया। तब गांधी जी ने सोचा कि अब इस तरह के अमूर्त स्वराज और फ्रीडम या आज़ादी जैसे अमूर्त विचारों को अब लोगों के रोज़मर्रा के मुद्दों से जोड़ना पड़ेगा। यानी जो आंदोलन था, अब जो आंदोलन वो शुरू करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अब आंदोलन को जो है कॉमन पीपल, यानी लोगों के जो
कॉमन इश्यूज थे, जो आम जो मुद्दे थे, जो उनके रोज़मर्रा के जो इश्यूज जो मुद्दे थे, जो घटनाएं थी, उनसे अब आंदोलन को जोड़ना पड़ेगा और तभी ये आंदोलन जो है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचेगा और लोग इसके व्यापक रूप को सही मायने में समझ पाएंगे. तो नाउ चिल्ड्रन, in today's lecture we are going to study about the in reference to this view of महात्मा गांधी कि अब जो है लोगों के आम मुद्दों को आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्ट मार्च स्टार्टेड इन 1930 and also we will study about its impact. Also we will study about its consequences and how the people reacted and what was the result of this march, salt march, and what is the salt march. We will discuss all these points in today's lecture. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गांधी जी की दांडी यात्रा यानी नमक सॉल्ट मार्च यानी नमक यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1930 में आरंभ हुई और किस तरीके से इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, भारत के लोगों पे, भारत का क्या इस पे, भारत के लोगों ने इसको किस प्रकार से लिया और आगे चल के इसका क्या रिजल्ट परिणाम हुआ. हम इन सब चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज टॉपिक. So children, in order to relate the abstract idea of Purna Swaraj to the masses, we have already discussed this point, but briefly I tell you to start the topic. Relate the abstract idea of Purna Swaraj to the masses, Gandhiji decided to launch the movements which was for the strong issues of the common people's life. And then what he did, he also wanted to unite the whole nation. So what Gandhiji found? So Gandhiji found that salt was a powerful symbol that would unite the nation. And in this reference, on 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Lord Irwin stating 11 demands as an ultimatum. कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम पहले भी एक पॉइंट डिस्कस कर चुके थे कि गांधी जी जो है वो इस पूर्ण स्वराज जैसे अमूर्त विचारों को अब जो है वो एक बड़े मूवमेंट से जोड़ना चाहते थे, यानी लोगों की जो रोज़मर्रा के मुद्दे थे, इश्यूज थे, उससे अब वो जोड़ना चाहते थे ताकि इस मूवमेंट को एक नया मोड़ मिल सके और साथ ही वो देश के लोगों को एकजुट भी करना चाहते थे. और ये तभी मुमकिन था, ये तभी संभव था जब लोग एक साथ अपने इश्यूज को जाने और अपने मुद्दों को पहचान कर एक साथ उसके लिए आवाज उठाएं. तो गांधी जी जो है वो पूरे देश को एकजुट में भी बांधना चाहते थे. तो इस संदर्भ में उन्होंने सोचा कि सॉल्ट रैली जो थी वो एक बहुत जो है मजबूत एक संकेत हो सकता है इस तरह की भावना को आगे बढ़ाने के लिए. तो इस संदर्भ में उन्होंने 31 जनवरी 1930 में उन्होंने लॉर्ड इरविन वाइसरॉय को एक पत्र लिखा. ये पत्र एक तरह से उनके लिए चेतावनी थी और उसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और यह एक पत्र एक चेतावनी की तरह था, क्योंकि बिकॉज ही सेड दैट इफ द डिमांड्स वेर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च देन द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. यानी उन्होंने कहा था कि अगर 11th मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो अब पूरे देश में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर जो है उनकी और एक बड़े जन आंदोलन का भी आरंभ हो जाएगा. सो चिल्ड्रन, व्हाट वेर दोज 11 डिमांड्स? वो 11 डिमांड्स कौन से थे जो गांधी जी ने अपने पत्र में लॉर्ड इरविन को लिखा था और भेजा था और उनको चेतावनी के तौर पे यानी एक अल्टीमेटम के रूप में उस लेटर को उन्होंने लॉर्ड इरविन को भेजा था. तो व्हाट वेर दोज डिमांड्स? लेट्स स्टडी दोज डिमांड्स इन पॉइंट्स. Now the 11 demands made by Gandhi ji in the letter to Viceroy Lord Irwin on 31st January 1930 were of two types. यानी दो तरह के ये दो डिमांड्स थे 11 डिमांड्स वो दो तरह के थे. The first that were of general interest and others which
had specific demands of different classes from industrialists to peasants. कहने का मतलब है कि इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। यानी तो कुछ जो साधारण मांगी थी और कुछ जो थी वो इंडस्ट्रियल यानी उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक जुड़ी थी। यानी ऑन द होल कह सकते हैं कि सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें उल्लेख था ना। तो आइडिया क्या था इस डिमांड को? द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड ranging so that all classes of Indian society could not only identify with them but be brought together in a united movement. जैसा कि हमने आपसे कहा कि वो एकजुट भी करना चाहते थे गांधी जी लोगों को, तो उनके लिए उन्होंने इन मांगों को सबसे अच्छा जरिया माना। तो गांधी जी ने इन मांगों के जरिए क्या करना चाहते थे? समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके आंदोलन में शामिल हो सके, यानी सबको एक साथ लाना चाहते थे। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड्स क्या थे? देखिए, द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स वॉज द मोस्ट स्टीयरिंग डिमांड्स बिकॉज, यानी जो सॉल्ट टैक्स का जो वो था हटाने का जो डिमांड था वो सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस्ड, सबसे ज़्यादा जो है वो हाईलाइटेड मांग थी। क्यों? इसकी वजह क्या थी? वाई दैट सॉल्ट टैक्स वॉज द मोस्ट स्टीयरिंग डिमांड? बिकॉज सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक। जैसा कि आप जानते हैं कि नमक एक ऐसी चीज़ है, कि ऐसी वस्तु है जिसे अमीर और गरीब दोनों ही उपयोग करते हैं, दोनों ही उसका इस्तेमाल करते हैं। सो एंड बी सेकेंड, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। और ये भोजन में से हमारे भोजन की सबसे महत्वपूर्ण या ज़रूरी वस्तुओं में से एक वस्तु है ये। And then third point, why the salt tax became most steering demand. Tax on salt and government monopoly over the production revealed the oppressive face of British rule. कहने का मतलब है कि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार यानी सरकार का ही मोनोपोली महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। यानी इन्होंने कहा कि नमक पर जो है कर लगाना और नमक पर अपना ही अधिकार जमाना, एकाधिकार जमाना, ये ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नेचर या उसके व्यवहार को बताती है। So these are the two types of demands. Now what were the 11 demands which Gandhiji has written in the letter, and he sent that letter to Lord Irwin as an ultimatum. उन्हें चेतावनी के तौर पे वो पत्र लॉर्ड इरविन को भेजा था। वो 11 demands क्या थे? Let's study. 11 demands stated in letter to Lord Irwin by Gandhiji. The first demand was total prohibition on intoxicants and liquor, यानी नशीले पदार्थों या शराब पर पूर्ण रूप से रोक लगाना, यानी उस पर निषेध लगाना। सेकेंड डिमांड, चेंज द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द रुपी एंड द स्टर्लिंग, यानी कहने का मतलब है कि स्टर्लिंग इज द सिस्टम ऑफ मनी। स्टर्लिंग क्या है? ये एक मुद्रा की इकाई है। द सिस्टम ऑफ मनी दैट इज यूज्ड इन ब्रिटेन एंड that uses the pound as its basic unit। यानी कहने का मतलब था कि स्टर्लिंग जो कि एक वहाँ की मुद्रा की इकाई थी, स्टर्लिंग और रुपए के बीच के अनुपात यानी विनिमय को बदलना, यानी रुपए स्टर्लिंग के दर को कम करना, यानी उनके बीच में जो रेशियो था उसको कम करना, या हम कह सकते हैं कि रुपए का जो वैल्यू थी स्टर्लिंग के मुकाबले वो कम थी। सो उनके बीच का जो रेशियो था वो कम करना। और स्टर्लिंग क्या है? ब्रिटेन में एक प्रचलित मुद्रा जिसकी आधारभूत इकाई पाउंड है। नाउ थर्ड डिमांड क्या है आपकी? वो थी रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू अप टू 50%, यानी भूमि आय की कीमतों को घटाना, मीन्स कि भू राजस्व में, रेवेन्यू मीन लैंड रेवेन्यू मीन्स भू राजस्व, यानी भू राजस्व में कम से कम 50% की कमी करना, यानी जो लैंड रेवेन्यू जो किसानों और मजदूरों को देना पड़ता था उसमें कम से कम 50% का रिडक्शन होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ टैक्स, सॉल्ट टैक्स एंड इट्स मोनोपोली। जैसा कि हमने बताया कि नमक कर
को हटाना और नमक पे जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, उसको भी उसको भी हटाना। नाउ नेक्स्ट था आपका रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर इन मिलिट्री, यानी फिफ्थ वन इज रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन मिलिट्री, यानी सेना के खर्चों में कटौती। एंड नेक्स्ट है रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन जितने राजनीतिक कैदी थे उनकी रिहाई की भी मांग थी। नेक्स्ट 7 है रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के खर्चों को भी कम करना, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन अपने ऊपर जो खर्चे उसमें हो रहे थे उसको कम करना। 8th वन इज द अबॉलिश द CID डिपार्टमेंट, यानी CID डिपार्टमेंट जो था उसको खत्म करना, क्योंकि उसमें कोई भारतीय ऑफिसर्स नहीं थे, उसमें सारे ही ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। नाउ नेक्स्ट था आपका इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लोथ्स, यानी जो है विदेशी कपड़ों पे जो है आपका उस पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाना, उस पे जो है वो आपका जो आयकर जो ड्यूटी होती है उसको इम्पोज करना, उसको लागू करना। दूसरा 10th आपका था रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, यानी जो है भारतीयों के लिए तटीय शिपिंग का आरक्षण करना। जो तटीय शिपिंग मीन्स था कोस्टल शिपिंग, जहाँ से ट्रेड होता था, जहाँ पे भारतीय यानी इंडियन ट्रेड जो था वो फ्लरिश्ड बहुत था वहाँ पर, तो वहाँ पे भारत को ट्रेड करने के लिए टैक्स देने पड़ते थे, या उनके लिए कुछ ऐसा नहीं था, उनको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे अपने गुड्स के माल पर। तो उनके लिए ये था कि रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, यानी उनका अलग एक तटीय कोस्टल शिपिंग होना चाहिए, सो दैट कि उनको टैक्स इतना ना देना पड़े। लास्ट द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी उसमें सविनय अवज्ञा का शुभ आरंभ के बारे में भी कहा गया था। सो चिल्ड्रन, these are the demands of the Gandhiji's letter sent to Lord Irwin. And as we have discussed that the letter was an ultimatum of the demands, ultimatum, because if the demands were not fulfilled by 11th March, then the Congress would launch a civil disobedience movement. But what happened? But Lord Irwin showed unwillingness. उसने जो है वो क्या हुआ, जब गांधी जी ने जैसे चेतावनी के तौर पे जब ये पत्र भेजा लॉर्ड इरविन को, अपनी मांगों को रखा उनके सामने, तो लॉर्ड इरविन ने और उन्हें चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11 मार्च तक वो जन आंदोलन शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने जो है वो उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं दिया और ना ही उनका कोई जवाब दिया। तो सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द नॉट पेइंग हीड टू दोज डिमांड्स, उसके बाद होता क्या है। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड, अब महात्मा गांधी ने को अब जो है जब वहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला, देन व्हाट ही डिड, सो महात्मा गांधी रिस्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च विथ हिज 78 trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. यानी कहने का मतलब ये है, and also the volunteers walked for 24 days and about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi, and wherever he stopped and told them about the Swaraj and urged them to peacefully and disobey the British and join them. And then what happened? On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law by manufacturing salt by boiling sea water. कहने का मतलब है ये पूरा प्रोसेस था दांडी मार्च का कि महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ है नमक की यात्रा जो उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा जो थी साबरमती में गांधी जी के आश्रम से लगभग 240 किलोमीटर दूर एक दांडी जो नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। यानी दांडी जो नामक गुजराती जो कोस्टल एरिया था वहाँ जाकर ये यात्रा ख़त्म हुई थी, यानी आश्रम से लेके दांडी तक, जो दांडी इज़ अ कोस्टल एरिया इन गुजरात, वहाँ पे जाकर ये यात्रा को ख़त्म होना था। फिर गांधी जी ने अपनी जो ये अपनी टोली के साथ 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मीटर सफ़र करते और जहाँ पे वो ठहरते तो वहाँ हज़ारों लोग गांधी जी के बारे में सुनते और इस यात्रा के बारे में सुनते। तो गांधी जी सभाओं में स्वराज का मतलब बताते थे उनको और ये आह्वान करते थे, ये डिक्लेयर करते थे कि शांतिपूर्वक यात्रा में शामिल हो और अंग्रेज़ों
का अवज्ञा करें, उसको अंग्रेज़ों की को डिसओबे करें। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंची और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना उन्हें शुरू कर दिया, और यही कानून का उल्लंघन था, यही था वायलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब नाउ चिल्ड्रन, अब दांडी यात्रा करने के बाद, ये वायलेटेड लॉ करने के बाद, यानी लॉ कानून तोड़ने के बाद, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वायलेशन, कानून तोड़ने का प्रभाव क्या पड़ा। Thousands of people in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrate in front of government salt factories. यानी हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। तो इस तरीके से जो है वो नमक यात्रा जो है गांधी जी ने शुरू किया, और ये कब शुरू हुआ, जब उनके 11 मांगों को पूरी नहीं की गई, यानी 11 डिमांड्स वे नॉट फुलफिल्ड बाय द लॉर्ड इरविन, द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन गांधी जी जो स्टार्टेड दांडी मार्च, एंड व्हाट वे द पर्पस बिहाइंड इट, द पर्पस वाज टू यूनाइट the whole nation, and also the purpose was to make the movement related to the common issues of the people, Indian people. So children, we will stop here. In our next topic we will discuss our next in our next lecture we will discuss our next topic. So take care of yourself and goodbye.